हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ DOE की वर्कशीट नंबर 15 जो कि है एटॉमिक मास के ऊपर। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है DOE की हमारी वर्कशीट नंबर 15। नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको लिखना है अपना नाम और नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम। तो आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हमारी कई वीडियोस हो चुकी हैं परमाणु के ऊपर। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारी, ये उन्हीं पिछली वीडियो से रिलेटेड है। अगर आप उन्हें देखेंगे तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम बात कर रहे थे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी इन वर्कशीट्स में दो बच्चे हैं, ज्ञान और जिज्ञासा, जो आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, जो टॉपिक्स हैं हमारे उनके ऊपर। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि परमाणु काफ़ी छोटे होते हैं, तो परमाणु का जो एक्चुअल मास होता है, जो असल द्रव्यमान होता है, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम कोई भी एक तत्व लेंगे और उसका जो द्रव्यमान है, वो अगर हम जान लेते हैं तो बाकी के जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों को हम कंपेयर कर सकते हैं इस तत्व के द्रव्यमान के साथ कि पहला तत्व इससे कितना भारी है या दूसरा तत्व इससे कितना हल्का है, इस तरीके से। तो किसी भी तत्व का एक्चुअल जो द्रव्यमान होता है वो हम नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो हम जानते हैं। पहले जो एक तत्व लिया गया था स्टैंडर्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके साथ हम कंपेयर करेंगे दूसरे तत्वों को, वो हाइड्रोजन लिया गया था। लेकिन जल्दी ही हाइड्रोजन को गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, H1, H2 और H3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान था वो 1, 2 और 3 था। ठीक है, अलग अलग। तो इसको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जब एक ही पदार्थ के एक अलग अलग फॉर्म्स में एक से ज़्यादा अगर द्रव्यमान हो रहे हैं तो ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। इसको हम अच्छे से जानेंगे, जो हमारा चैप्टर जब हम करेंगे तब इन्हें अच्छे से जानेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि जल्दी ही हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड जो तत्व हमने माना था उसकी श्रेणी से निकाल दिया। इसके स्थान पे हमने जगह दी कार्बन को। कार्बन जो है वो भी हमें नेचर में 2 फॉर्म में मिलता है, C12 और C14। जो C12 होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिया है, और जो C14 होता है वो रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानते। तो ऐसे में हमारे पास बचता है सिर्फ कार्बन 12 या कार्बन 12। कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म माना है, और जितने बाकी के तत्व हैं उनको हम कंपेयर करते हैं कार्बन के साथ। तो मान लीजिए अगर हमें हाइड्रोजन के बारे में जानना है कि हाइड्रोजन का अगर हमें द्रव्यमान निकालना है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का जो वो द्रव्यमान है वो कार्बन के 1/12 भाग के बराबर है। इसी तरीके से दूसरे तत्वों का हम द्रव्यमान जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक तरबूज को लेंगे हम और उस तरबूज को कार्बन एटम मानेंगे। उसको हम बराबर 12 टुकड़ों में काट देंगे, उसकी 12 फाके करेंगे और 12 यू परमाणु द्रव्यमान इसको हम मानेंगे। इसी तरीके से एक फाक अगर हाइड्रोजन है तो इसके जो परमाणु का द्रव्यमान होगा वो 1 यू जैसा है। और ऐसे ही अगर हम 16 फाके लें तो उसको हम ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान जितना यानी कि 16 यू मानेंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम चलते हैं कि अधिकांश परमाणु अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। तो ऐसे में जो तत्व हैं वो किस तरीके से अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं।
तो आपने जाना था कि जो प्रकृति के अंदर जो तत्व हैं वो अ, तत्व और यौगिक दो प्रकार से पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक परमाणु अपने ही जैसे दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो अणु बनाता है, और इसी तरीके से बहुत सारे अणु एक दूसरे के साथ मिलकर पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ को हम देखकर, छूकर महसूस कर सकते हैं। यानी कि जब बहुत सारे अणु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो पदार्थ बनाते हैं, और उन पदार्थों को हम देख के, छू के महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अगर अब बात करते हैं तो जब दो एक ही जैसे परमाणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो तत्व बनाते हैं, और जब एक निश्चित अनुपात में एक किसी तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो यौगिक बनाता है। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन के दो परमाणुओं की अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ तो हमें H2O यौगिक मिलता है जो कि जल है। इसके बाद अब आते हैं आयंस पे कि आयन क्या होते हैं। तो आपने देखा है कि जो परमाणु होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो परमाणु होता है उसके अंदर 3 कण पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, वो जो है अनावेशित होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे परमाणु के अंदर भी 3 कण पाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से इनमें से अगर मान लो कि प्रोटॉन की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, या प्रोटॉन की घट जाती है किसी कारण से और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में हमारे जो परमाणु है उनके ऊपर कोई ना कोई आवेश आता है। ये आवेश कैसे आएगा? मान लीजिए कि अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ी है तो हमारे परमाणु पर धन आवेश आ जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है परमाणु में तो हमारे परमाणु के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। इन्हीं आवेशित परमाणुओं को हम आयंस कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है NaCl का, कि NaCl में Na यानी कि सोडियम पर धन आवेश है और Cl यानी कि क्लोरीन पे ऋण आवेश है। और जब ये दोनों तत्व एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक न्यूट्रल पदार्थ बनाते हैं जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों की। क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी पदार्थों का परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो एक जैसा नहीं हो सकता। ऊपर अब हमने कंपेयर किया था कार्बन 12 के साथ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 16। तो पदार्थों का परमाणु का जो द्रव्यमान है वो एक जैसा नहीं होता। अब है परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई का अर्थ है परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए जो इकाई हम इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, वो इसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं। म्यू इसको कहा जाता है। अगर हम 1 म्यू कहते हैं तो इसका अर्थ है कि जो परमाणु है उसका द्रव्यमान 1 इकाई है। इसी तरीके से अगर हम लिखें 12 म्यू तो इसका अर्थ है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 12 यूनिट है। इसको हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। AMU से भी इसे हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में
रहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अभी अभी हमने जाना है कि परमाणु जो हैं वो दूसरे तत्वों के साथ या अपने ही पदार्थ के जो परमाणु हैं, दूसरे परमाणु, उनके साथ अभिक्रिया करके पदार्थ या तत्व या यौगिकों के रूप में अपने अस्तित्व में रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो आयंस की फॉर्म में, आयन की फॉर्म में जो है वो अस्तित्व में रहते हैं। उदाहरण आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद है आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि आयंस के ऊपर जो है धन और ऋण दो ही प्रकार के आवेश हो सकते हैं, क्योंकि जब भी परमाणु में किसी एक ही प्रकार के आवेश की जो संख्या है, जैसे प्रोटॉन्स की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो जो भी संख्या, जिस भी आवेश की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, वही आवेश पदार्थ कण हमारे जो परमाणु है उसके ऊपर आ जाता है। तो आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।